Once again, a very good morning to all of you. I hope you all are fit and fine. And this is Abhilasha Nahata, your social science teacher. And today we are going to continue our history chapter, Nazism and the rise of Hitler. Okay, in our earlier class, what we were discussing about the birth of the Weimar Republic, how Weimar Republic came into the existence, and what were the effects of First World War. Okay, ऐसे क्या वर्ल्ड वॉर के क्या इफेक्ट्स थे कि वेमर रिपब्लिक को बर्थ लेना पड़ा, और व्हाई आफ्टर द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक द ऑर्गेनाइजेशन, द पॉलिटिकल organization, most of the German persons, Germans not accepting them. They are not liking the Weimar Republic because of the Treaty of Versailles, because they signed the Treaty of Versailles with the Allies power, and that treaty was very harsh. ओके उनको जर्मनी का मोस्ट ऑफ द एरिया, बहुत सारा एरिया देना पड़ा. ठीक है, दे हैव टू गिव द एरिया, दे हैव टू गिव द एरिया. उनकी 1/10 पॉपुलेशन कम हो गई थी. उनके जो कोल रिजर्व्स थे और जो रिसोर्स रिच एरिया था राइनलैंड, वो कम हो गया था, वो फ्रांस को देना पड़ गया था. तो इस वजह से जर्मनी जो है उनको उसको बहुत ज़्यादा क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में बहुत सारी जो हार्श जो ये ट्रीटी थी उनके लिए साइन करनी पड़ी थी, और जर्मन पीपल को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी. और इस वजह से क्या हुआ कि जो जर्मन्स थे वो वेमर रिपब्लिक को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वही थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को क्या किया था, साइन किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. Now, what do you mean by the term political radicalism? What is radicalism? First of all, radicalism समझिए, it means social और political change. ठीक है, क्या होते हैं सोशल? जब कोई पर्सन, ऐसे लोग जो सोशली और पॉलिटिकली चेंजेस लाना चाहते हैं, उनको हम रेडिकल पर्सन्स बोलते हैं. ठीक है, जो ग्रेट चेंजेस लाना चाहते हैं. ठीक है, रेडिकली इट मीन्स दे वांट great changes in socially, great changes socially and politically also. So what is this political radicalism? Weimar Republic versus Spartacist League. Now, first of all, you all are aware about the Weimar Republic. ठीक है, Weimar Republic की बात तो आपको पता है. The birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary uprisings of the Spartacist League. Now, what is the Spartacist League? स्पार्टिसिस्ट लीग जो थे, ये पर्सन्स जो थे वो क्या करना चाहते थे, वो रेडिकल. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके व्यूज कैसे थे, रेडिकल व्यूज थे. एंड दे वांटेड टू ग्रुप ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया. अपन चैप्टर नंबर 2 अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, बट इन चैप्टर नंबर 2 आई विल टेल यू व्हाट इज दिस बोल्शेविक रेवोल्यूशन. अभी के लिए ये समझिए, बोल्शेविक रेवोल्यूशन मीन्स जो रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें लोगों ने क्या किया था, उसमें लोग रेडिकल व्यूज चाह रहे थे. ठीक है, वो बहुत सारे चेंजेस चाहते थे, एकदम से चेंजेस चाहते थे, पुराना कोई भी पैटर्न नहीं चाहते थे. तो वो भी स्पार्टिसिस्ट लीग जो था वो भी क्या करना चाहता था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के जैसे ही पैटर्न बनाना चाहता था. ठीक है, दे डिमांडेड सोवियत स्टाइल गवर्नेंस. सोवियत क्यों बोला जाता है, सोवियत जो रशिया की जो गवर्नमेंट है उसको सोवियत यूनियन बोला जाता है. तो वहाँ सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस वो चाहते थे कि रशिया में जैसे सोवियत स्टाइल गवर्नेंस हुई है वैसी ही होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज स्पार्टिसिस्ट लीग. ये भी एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था. ओके, just a second beta. Okay, Weimar Republic opposed this
crushed the uprising with the help of free crops। जो अब देखिए बोल्शेविक रेवोल्यूशन आपने समझ लिया कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन के जैसा उनको पैटर्न चाहिए था। जो सोवियत वर्कर्स थे, सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मेनी सिटीज। बहुत से सोवियत वर्कर्स और सेलर्स को एस्टैब्लिश कर दिया गया था सिटीज में। जो बर्लिन का आपका एटमॉस्फेयर था, ठीक है, वो सोवियत स्टाइल गवर्नेंस से बहुत ज्यादा चेंज हो गया था। तो वेमर रिपब्लिक ने ये सारी चीजें, ठीक है, कि उन्होंने अपोज किया कि जो वेमर रिपब्लिक में कौन थे, डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट थे एंड कैथोलिक्स थे। आप सबको पता है, लास्ट क्लास में बताया था। जो वेमर में मिले थे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को उन्होंने बनाया था। तो वेमर रिपब्लिक ने ये सारी चीजें अपोज की और एंड क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ फ्री क्रॉप्स। नाउ हु आर दीज फ्री क्रॉप्स? हेल्प ऑफ ए वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। वॉर के टाइम पे जो सोल्जर्स थे, जो रह गए थे, उन्हीं की हेल्प से उन्होंने क्या किया था, ये जो अपराइज हो रहे थे, ठीक है, उसको क्रश कर दिया। ये जो स्पार्टसिस्ट लीग जो अपराइज हो रहा था, उनको उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्रश कर दिया, ठीक है। दे वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक क्या चाहती थी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ओके। बट स्पार्टसिस्ट लीग ऐसा नहीं चाहती थी। So clash between communist and socialist। Now these Spartacist league के जो पर्सन थे, मैंने आपको बताया रेडिकल व्यूज रखते थे, तो ये कौन थे? ये कम्युनिस्ट थे, ठीक है। कम्युनिज्म को बिलीव करते थे। और ये जो वेमर रिपब्लिक थे वो कौन थे? वो थे सोशलिस्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्या आने लग गया, क्लैश आने लग गया था, ठीक है। दोनों के व्यू पॉइंट्स, आइडियाज जो थे सिमिलर नहीं थे, मिल नहीं रहे थे। तो अब इसका जो एडवांटेज था, किसने लिया? हिटलर ने लिया था, ठीक है। हिटलर टुक एडवांटेज ऑफ दिस irreconcilable conflict prevailing in the Germany at that time। irreconcilable conflict मतलब कि both the communist and the socialist, both the Weimar Republic and Spartacist League have had different views and ideas, ठीक है। जो डिफरेंट व्यूज और आइडियाज होते हैं ना लोगों के, उनको हम इररिकंसिलिएबल बोलते हैं। तो हिटलर ने इसका एडवांटेज लिया कि वेमर रिपब्लिक और स्पार्टसिस्ट लीग दोनों के ही जो व्यूज और ओपिनियंस है बहुत डिफरेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए? हिटलर ने सोचा मुझे इसका एडवांटेज लेना चाहिए, और उसने फिर क्या है, प्रिवेलिंग इन द जर्मनी, हिटलर ने इसका एडवांटेज लिया। अब कैसे एडवांटेज लिया, कैसे राइज हुआ, अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी हम बैकग्राउंड देख रहे हैं पूरा। और स्पार्टसिस्ट लीग ने बाद में एक लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी को भी फॉर्म कर लिया था, ठीक है। और अब कम्युनिस्ट और वेमर रिपब्लिक, ये जो डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट थे, दोनों के बीच में क्लैश आ गया, और हिटलर ने क्या कर दिया था? हिटलर ने इसका एडवांटेज लिया, ओके। नाउ ये दिस इज पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, कि कैसे पॉलिटिकली जो पार्टीज थी उनके बीच में क्लैशेस आ रहे थे, और क्या क्लैशेस आ रहे थे, क्या व्यू पॉइंट्स थे सबके, और इस वजह से जो ये रेडिकलिज्म था, ठीक है, ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जो थे, ठीक है, जो चेंजेस लाना चाहते थे वो मैच नहीं कर रहे थे। तो इसलिए हिटलर ने यहाँ पे देखो, हिटलर ने इस चीज का फायदा उठाया। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, कि अब इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस मींस अब इकोनॉमिकली जो है, जो जर्मनी जो है, अब क्या हो रहा था, एम्प्टी हो रहा था, जर्मनी के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। और पॉलिटिकल रेडिकलिज्म वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। जो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, दोनों के बीच में जो आपका क्लैशेस आ रहे थे, ठीक है, दोनों पार्टीज के बीच में क्लैशेस आ रहे थे, वो इसका एक मेन कॉज था इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। Germany had fought the war largely on loans and had to pay war reparation in gold। अब देखिए, जो जर्मनी है उसने वॉर किसके हेल्प से, किस बलबूते पे उसने वॉर को लड़ रहे थे? वो लोन्स ले लेके, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से छोटे छोटे लोन्स ले रहे थे, और उसके वजह से वो क्या कर रहे थे? सो
Now Germany had fought the war largely on loans and had to pay reparation in gold. Now what is this reparation? जो भी उन्होंने वॉर के वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनके वजह से जो भी गलत हुआ था, जो भी डैमेजेस हुए थे, ठीक है, मेकअप फॉर अ रॉन्ग डन, तो जब आप वापस उसकी भरपाई करते हो दैट इज नोन एज रिपेरेशन। ओके, तो जर्मनी ने क्या है, लोन पे वॉर लड़ा था, अब उसको क्या करना था, रिपेरेशन करना था। और किसमें वो पे कर रहा था, वो इन टर्म्स इन गोल्ड के थ्रू वो क्या कर रहा था, पे कर रहा था, ठीक है। दिस डिप्लीटेड, अब गोल्ड भी जो है क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था, गोल्ड रिजर्व्स भी एम्प्टी हो रहा था। सो इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे, जर्मनी ने पे करने से कि अब मैं नहीं पे करूंगा, अब मैं गोल्ड नहीं पे करूंगा दूसरी कंट्रीज को। आपको बताया था ना मैंने कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में उनको क्या गोल्ड पे करना था, और बेल्जियम और फ्रांस, और बेल्जियम को, फ्रांस को, और पता नहीं पोलैंड को, डेनमार्क को, उनको बहुत सारी चीजें पे करनी थी क्योंकि उनके वजह से बहुत डैमेज हुआ था। तो अब 1918 के बाद 5-6 साल उन्होंने 5 साल तक पे किया, ठीक है, जर्मनी ने पे किया। बट जर्मनी अब 1923 में जब उसके गोल्ड रिजर्व्स खत्म होने लग गए, अब जर्मनी ने बोला मुझे पे नहीं करना है, मैं आपको गोल्ड रिजर्व्स पे नहीं करूंगा। फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूट टू क्लेम देयर कोल। तब इसका क्या इफेक्ट हुआ जर्मनी में, जर्मनी ने जब रिफ्यूज किया था, फ्रांस ने क्या, उनका जो इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है, रूर, उसको क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। अब देखो पहले ही फ्रांस को इतना सारा कोल इंडस्ट्रीज जो थी वो दे दी गई थी, ठीक है, राइनलैंड भी दे दिया गया था। उसके बाद फ्रांस ने क्या किया कि आप हमारा गोल्ड पे नहीं कर रहे हो, तो उसने रूर एक जर्मनी में जगह है जो जो जहाँ पे कोल बहुत ज्यादा क्या होता है, माइन किया जाता है, तो उन्होंने ये जो इंडस्ट्रियल एरिया था जर्मनी का, फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया था। ओके, so Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly। अब देखिए जर्मनी ने, ठीक है, बहुत ही अनप्लेजेंटली रिएक्ट किया, ठीक है, कि आपने हमारा रूर जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो ले लिया है, तो अब उसके अगेंस्ट में उसने क्या किया कि बदला लेना था, उनको पैसिव रेसिस्ट करना था, कि नॉन वायलेंट अपोजिशन, पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब होता है नॉन वायलेंट ऑपोजिशन। जर्मनी को अब बदला लेना था, तो उसने क्या किया, प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली, उसने बहुत ज्यादा, कि ठीक है आप तो कोल ले रहे हो ना, पेपर पैसे को प्रिंट करने की तो मशीन हमारे पास है, मैं पैसे प्रिंट करता हूँ। तो अब देखिए जर्मनी ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने पेपर करेंसी को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा पेपर करेंसी उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। अब बेटा ये एरो गलत लग गया है, जो जर्मन का जो मार्क था, ठीक है, जैसे हम रुपीज बोलते हैं ना, जस्ट लाइक दैट जर्मन जो है वो मार्क बोलते हैं, MAR के मार्क। तो जो वैल्यू थी जर्मन मार्क की वो क्या होने लगी, फेल होने लगी, डिक्रीज होने लग गई। क्यों, अब हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये आता है कि अगर इकोनॉमी में पैसा खत्म हो रहा है तो हमारे पास पेपर क्या बोलते हैं, प्रिंट करने की तो मशीन है ही, पैसा प्रिंट करने की, तो क्यों ना हम अपना पैसा प्रिंट कर लेते हैं, तो इससे तो इकोनॉमी में किसी को भी क्या बोलते हैं, पैसे की कमी नहीं होगी। बट ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे ये आप ज्यादा इकोनॉमी में जब पेपर करेंसीज आ जाती है, तो इससे सर्कुलेशन में जो मनी आ जाती है, उससे आपका जो वैल्यू है करेंसी का वो कम होता है। अब देखिए ये जो वैल्यू थी जर्मन मार्क की कितने हद तक फेल हो गई थी, जो US डॉलर था, ठीक है, पहले 24,000 जर्मन मार्क इज इक्वल्स टू 1 US डॉलर। तो उसके बाद जुलाई तक क्या हुआ था, 1923 जुलाई में क्या हुआ था कि वो 3,53,000 मार्क्स, $1 इज इक्वल टू 3,53,000 मार्क्स। और अगस्त में 46,21,000 मार्क्स के इक्वल हो गया था $1। और दिसंबर तक 9,88,60,000 मार्क्स, मतलब ये जो आपका वैल्यू था ना जर्मन मार्क का, वो ट्रिलियन में चला गया था। देखो कितना वैल्यू डिक्रीज हो गया था,
ठीक है। और जैसे जैसे अब वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, कोलैप्स हो रही थी, तो प्राइजेस ऑफ गुड्स सोल्ड, अब जो प्राइजेस थे ऑब्वियसली वो भी क्या हो रहे थे, गुड्स के, वो इंक्रीज हो रहे थे। अब लोगों को जो करेंसी नोट्स थे, वो इतने सारे करेंसी नोट्स देने पड़ते थे लोगों को एक ब्रेड, ठीक है, एक ब्रेड का लोफ लेने के लिए भी, एक ब्रेड लेने के लिए भी, ठीक है। सो और क्या हो गई थी, सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। अब जब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आ जाता है, करेंसी का फ्लो ज्यादा हो जाता है और करेंसी की वैल्यू ज्यादा वो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। तब हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था यहाँ पे, इतनी करेंसी इतना ज्यादा पेपर करेंसी का फ्लो हो गया था कि जो करेंसी की वैल्यू इतनी डिक्रीज हो गई। तो इस सिचुएशन को हमने क्या बोला है यहाँ पे, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे प्राइसेस क्या हो रही थे, प्राइसेस बढ़े ही जा रहे थे, तो दैट इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, प्राइसेस इंक्रीज ही होते जा रहे थे। तो अब देखो यहाँ पे यूएस ने क्या किया, सिंपैथी दिखाते हुए यूएस हेल्प्ड जर्मन्स बाय इंट्रोड्यूसिंग डाविस प्लान, ठीक है। अब यूएस को जो है जर्मनी की हालत देख के तरस आ गया कि इकोनॉमी तो बहुत डाउन हो गई है वहां की, अब फ्रांस को भी वो कुछ पे नहीं कर रही है, और वहां पे तो लोग मतलब लोगों को खाना खाने के भी बहुत ज्यादा वो पड़ रहे हैं। तो देखिए यूएस के जो डाविस प्लान थे, ये डाविस थे, सर डाविस, ठीक है, इन्होंने ही ये प्लान दिया था, इसलिए उनको डाविस प्लान के नाम से जाना जाता है। इन सिंपैथी यूएस हेल्प जर्मन्स बाय इंट्रोड्यूसिंग डाविस प्लान। अब ये डाविस प्लान क्या था, उन्होंने, सर डाविस ने कहा था कि आप, ठीक है, जो हम टर्म्स हैं आपके रिपेयरेशन के, जो आपको पे करना है, वो हमें ना थोड़ा सा इजी कर देते हैं और कम कर देते हैं। तो अब इसमें फ्रांस भी खुश हो गई, फ्रांस ने बोला हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, इससे बेटर है कुछ तो मिलेगा। तो उनका जो जर्मन्स का भी थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन जो था वो कम हुआ, दोनों ही खुश थे कि ठीक है इस डाविस प्लान से। तो इस डाविस प्लान की वजह से थोड़ी बहुत इकोनॉमी उनकी क्या हुई थी, इम्प्रूव हुई थी। अब ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन, आप ये वाली जो पिक्चर देख रहे हो, baskets and carts being loaded at a bank in Berlin with paper currency for wage payment, 1923. The German mark had so little value that vast amounts had to be used even for small payments. ये देखिए बास्केट भर भर के जो है पैसे लेके जा रहे थे, तो देखो कि इकोनॉमी में कितना फेल डाउन आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिए, दिस वाज इकोनॉमिक, ये हो गया था इकोनॉमिकली जो आपका क्राइसिस आए थे। अब हम देखते हैं द इयर्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ तक डाविस प्लान की वजह से बहुत जर्मन इकोनॉमी में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी आया था, बट फिर से फेल डाउन आया कब, द इयर्स ऑफ डिप्रेशन। आप सबने द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में सुना है, ठीक है, कि सबसे बड़ा 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है। तो हम उससे क्या इम्पैक्ट आया था जर्मनी में, हम वो देखते हैं। द इयर्स ऑफ डिप्रेशन, स्टेबिलिटी बिटवीन 1924 टू 1928 वाज बिल्ट ऑन सैंड। अब देखिए जो 1924 से 1920 मतलब कि ठीक है, बिल्ट ऑन सैंड का मतलब ये नहीं कि सैंड से या फिर रेत से बनाया गया, नहीं, ठीक है। डाविस प्लान की वजह से जो इकोनॉमी है जर्मन की थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई, ठीक है, आपका जो एकदम ही वो जमीन पे थे, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने क्या है इकोनॉमी को रिकवर करना स्टार्ट किया। जर्मन रिकवरी, बट शॉर्ट टर्म लोन्स की वजह से हो रही थी। अब क्या है, यूएस उनको फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहा था, शॉर्ट टर्म लोन्स दे रहे थे। यस, सो स्टेबिलिटी 1924 से 28 तक, 1928 तक यूएस जो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रहा था जर्मनी को, और वो जो डाविस प्लान के वजह से बहुत यूएस को हेल्प भी मिली, ठीक है, ये जर्मनी को हेल्प भी मिली, जर्मनी थोड़ा बहुत रिकवर करने भी लग गई थी, ठीक है। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट थी, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइडेड बाय द यूएस। बट in 1929 the wall street exchange crashed. now अब आप बोलोगे मैम ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, अभी आप एक बहुत ही अच्छा सीरीज आया है हमारे इंडिया के स्कैम के, इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट स्कैम है, दैट इज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। तो
तो ये एक स्कैम आया है, इंडिया की स्टोरी है, जिसमें स्टॉक मार्केट में जो स्कैम होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, इंडिया का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा शेयर मार्केट के बारे में। तो ये जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एक्सचेंज है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है। और कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है यूएसए में। ओके, तो जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो क्रैश हो गया था। क्रैश हो गया था मतलब एक ही दिन में लोगों के अंदर एक है ना, ये फीलिंग डेवलप आ गई थी कि हमारा जो फियर आ गया था कि ये ना, जिसमें भी हमने जिस भी मार्केट में, जिस भी बिजनेस में हमने अपना पैसा लगा रखा है, वो प्राइजेस फेल हो जाएगी। तो इसलिए ना लोगों ने क्या है, पैनिक हो गए, लोग बहुत ज्यादा फ्राइटन हो गए, और इस वजह से उन्होंने एक ही दिन में अप्रोक्सीमेटली, देखिए 24 अक्टूबर का दिन था वो, 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड इन वन डे। 13 मिलियन पैसों, रुपए की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ना करेंसी की, मैं बात कर रही हूँ शेयर्स की। और सपोज एक हम मिनिमम शेयर 10 रुपीज का भी लेते हैं, तो सोच लीजिए 13 मिलियन शेयर्स, ठीक है। एक ही दिन में लोगों ने 13 मिलियन शेयर्स जो है सेल आउट कर दिए थे। तो पूरी वॉल स्ट्रीट क्या हो गई थी? क्रैश हो गई थी, इकोनॉमी में पैसा ही नहीं था। एक ही दिन में इतना सारा पैसा निकल गया था। लोग, ये देखो, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो इसमें यही है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में लोग अपने शेयर्स को बेचने ही आ गए थे कि हमें अपने शेयर्स बेचने हैं। पीपल सोल्ड देयर शेयर्स। ओके, द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ 1929 से 1932 के तक, ठीक है। नेशनल इनकम जो थी यूएसए की, वो क्या हो गई थी? एकदम से हाफ हो गई थी। अब देखो, अब आप बोलोगे मैम शेयर्स, लोगों ने पैसे लगा रखे थे, लोगों के ही पैसे थे, अगर उन्होंने बेच भी दिए और खुद का पैसा ले लिया तो क्या हुआ? तो बेटा ये जो शेयर्स हैं, इसमें ये कैसे वर्कआउट करता है कि इन्वेस्ट करते हैं लोग कंपनी में, और उस इन्वेस्टमेंट के वजह से ही क्या चलती है, उनकी कंपनियां चलती है और वो प्रॉफिट देते हैं, तब लोग कमाते हैं। बट यहाँ पे तो लोगों ने एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर्स सोल्ड कर दिए। तो कंट्रीज जो है, जो कंपनीज जो है, एकदम से नीचे आ गई थी, और वॉल स्ट्रीट जो स्टॉक एक्सचेंज था वो क्या हो गया था? क्रैश हो गया था। द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ। 1932 तक जो नेशनल इनकम थी यूएसए की, हाफ हो चुकी थी। The effects of this recession in the US economy were felt worldwide. Recession का मतलब क्या होता है? ये जो जब इकोनॉमी में पैसा नहीं होता, सब भूखे मर रहे होते हैं, मतलब, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम, जब क्या होती है, सप्लाई तो बोलते हैं, डिमांड इतनी ज्यादा होती है और सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती है, उस टाइम पीरियड को हम रिसेशन बोलते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी, सॉरी, रिसेशन का मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है बट डिमांड नहीं होती है, कि सप्लाई इतनी ज्यादा हो रही थी बट लोगों के पास पैसा ही नहीं था, तो वो कैसे खरीदेंगे। तो यूएस इकोनॉमी की इस रिसेशन को वर्ल्ड वाइड, अब आप बोलोगे मैम वर्ल्ड वाइड क्यों? हर एक कंट्री, क्योंकि यूएस जो है उस टाइम पे जो था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, आज भी है बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या था? कंट्री था। बहुत सी कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड कर रहा था बहुत, तो जितने भी लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं, तो वो भी क्या है, अब जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुई, तो अब वो लोन्स, अब पैसा ही नहीं है तो लोन्स कैसे देगा? अब जर्मनी को भी लोन दे रहा था, अब जर्मनी के पास भी, अब इसके पास भी पैसा नहीं है, तो जर्मनी को कैसे वो पैसा देगा? तो इससे पूरे वर्ल्ड वाइड की इकोनॉमी तो इफेक्ट हुई, साथ में जर्मन की इकोनॉमी कैसे इफेक्ट हुई, जर्मनी की, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ आया कि मेन, अगर आपको ग्रेट डिप्रेशन पूछा जाए 1929 का, तो आप बता देंगे ना कि कैसे हुआ था, कि कैसे एक्सपोर्ट्स फेल डाउन हो गए थे, फैक्ट्रीज शट डाउन हो चुकी थी, ठीक है, फार्मर्स बहुत ज्यादा बैडली हिट किए थे, जो स्पेक्यूलेटर्स थे, जो सट्टे, जो ब्रोकर्स होते हैं, सटोरिया जो बोलते हो आप हिंदी में, स्पेक्यूलेटर्स जो थे, उन्होंने मार्केट से अपना पैसा उठाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो पूरे ही वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ज्यादा रिसेशन पीरियड देखने को मिला था। सो इस ग्रेट डिप्रेशन का जर्मनी में क्या इम्पैक्ट था वो हम देखते हैं। Impact on Germany. The German economy was the worst hit by the economic crisis. जर्मनी की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो डावेस प्लान के और उसके शॉर्ट टर्म लोन्स के थ्रू तो चल पा रही थी, और जर्मन इकोनॉमी जो थी इस वजह से बहुत ज्यादा वर्स्टली हिट हुई थी। आप बोलोगे मैम कैसे? तो अब देखते हैं कैसे।
By 1932 industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. ठीक है, अब शॉर्ट टर्म लोन्स ले लेके काम तो कर रही थी, बट ये जो आपकी 1932 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, ठीक है, जर्मनी में जो भी इंडस्ट्रीज थी एस्टेब्लिश्ड थी, वो कितने परसेंट रिड्यूस हो गई थी? 40% रिड्यूस हो गई थी। जो 1929 में 100% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, वो 60% हो चुका था। सेकेंडली अब देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है, तो अब ऑब्वियसली अब इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी लोगों को पैसा देने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था, तो वर्कर्स भी अपनी जो है जॉब लॉस कर रहे थे। अब उनके वर्कर्स को जो वेजेस दी जा रही थी बहुत कम दी जा रही थी। देखिए अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन पर्सन अनएम्प्लॉयड, 6 मिलियन लोग, 60 लाख लोग जो थे अनएम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो जाने की वजह से। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुई, ठीक है, अब 60 लाख लोग जो है अनएम्प्लॉय हो गए थे, ठीक है। अब लोग जो है स्ट्रीट में कैसे घूम रहे थे? स्ट्रीट में ऐसे ना ये देखिए स्ट्रीट में अपने गले में ऐसे ना वो कार्ड लगा लगा के कि विलिंग टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, मतलब कि कोई भी काम कर लूंगा बट मुझे काम दो, जॉब दो। ऐसी नौबत तक आ गई थी। इतनी हंगर स्ट्राइक्स हुए थे, इतनी रैलीज हुई थी, इवन लोगों को सोने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे, ये सोच लो। तो देखिए क्रिमिनल एक्टिविटीज भी इंक्रीज हो गई थी। क्यों? अब मर्डर वर्डर होने लग गए, चोरियां स्टार्ट हो गई, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं था। अब किसी के पास जॉब नहीं है, अब ठीक है खाने पीने के भी पैसे नहीं है, वो कुछ तो करेगा हमारी अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए। जॉब नहीं थी, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी। फॉलिंग वैल्यू करेंसी, इनकम एंड सेविंग डिमिनिश्ड। अब देखिए जो वैल्यू थी करेंसी की ऑब्वियसली 1923 में डाउन होने लगी थी, तो यूएस के हेल्प से फिर से थोड़ा रिकवर करने लगे थे, बट फिर से क्या है वैल्यू का जो वैल्यू थी करेंसी की वो कम हो गई। अब जो भी मिडिल क्लास लोग थे, जो जिन्होंने जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी इनकम थी या सेविंग्स थी, अब ठीक है उनके पास सपोज 1 लाख मार्क था, ठीक है, पहले वो बहुत ज्यादा वैल्यू का था, बट अब वैल्यू डिक्रीज होने लग गई। तो अब उससे क्या हुआ? वैल्यू डिक्रीज हुई तो प्राइजेस ज्यादा होंगे, तो वैसे ही उनकी सेविंग्स जो थी वो डिमिनिश होने लग गई। अब सपोज आज से 15 साल पहले 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी वो आज तो नहीं है ना, आज की तो 25,000 की जितनी ही वैल्यू है, राइट। तो जस्ट लाइक दैट इनकम और सेविंग्स, ठीक है, वैल्यू क्या हो गई थी? करेंसी की डिक्रीज हो गई थी, ठीक है। अब लोग जो है डेस्परेटली क्या हो रहे थे, ये जस्ट लुक एट दिस पिक्चर्स, ये देखिए ये कितनी सारी ये स्ट्राइक्स हैं, ठीक है। व्हाई कांट यू गिव माय डैड अ जॉब, मतलब ये क्या सिचुएशन बता रहा है कि ये छोटा सा लड़का भी बोल रहा है कि आप मेरे फादर को जॉब क्यों नहीं दे सकते, मतलब कि अब वो भी इस सिचुएशन को समझ रहा है अच्छे से। ये देखो ये लोग क्यू में खड़े हैं जॉब्स के लिए, खाने के लिए, ठीक है। ये देखो ये लोग एक ही जगह 4-5 जॉब कितनी ऑफर होगी, ये फ्री कॉफी एंड डोनट्स और द अनएम्प्लॉयड। ये देखो ये क्या बताना चाहता है कि अनएम्प्लॉयड इतनी 1 या 2 जॉब होगी यहाँ पे, और लोग कितने सारे खड़े हैं यहाँ पे जॉब लेने के लिए। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट थी। Sleeping on the line during the Great Depression, the unemployed could not hope for either wage or shelter. On winter nights, when they wanted a shelter over their head, they had to pay to sleep like this. अब देखिए, अब जो अनएम्प्लॉयड थे, अब लाइन में खड़े अब ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे क्या है, वेजेस या शेल्टर उनको मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो विंटर के टाइम पे, विंटर नाइट्स के टाइम पे वो क्या कर रहे थे, उनको शेल्टर चाहिए होता था, छत चाहिए होती थी। अब और उसके लिए भी, ऐसे सोने के लिए भी उनको क्या है, जैसे ये पिक्चर देख रहे हो ना, ऐसे सोने के लिए भी उनको पैसे देने पड़ रहे थे। तो जो ये सिचुएशन थी बहुत ज्यादा वर्स्ट थी बेटा। बिजनेस गॉड, जो स्मॉल बिजनेसेस थे या हाई बिजनेस थे, सारे सब टाइप के जो बिजनेसेस जो थे वो बहुत ज्यादा र्यून हो चुके थे। एग्रीकल्चरल प्राइसेस फॉल हो गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो खरीदेंगे कैसे? एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल हो चुकी थी। और क्या हो रहा था? फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। अब ये व्हाट इज दिस प्रोलेटेरियनाइजेशन? टू बिकम इम्पोवरिश्ड
टू द लेवल ऑफ द वर्किंग क्लास, ठीक है, इम्पोवरिश्ड बन जाते थे। इम्पोवरिश्ड हो जाना, इम्पोवरिश्ड बन जाना मतलब लो क्वालिटी, कि जो वर्किंग क्लास थे उनको ये डर था कि हम जो है एकदम से लो क्वालिटी, लो स्टैंडर्ड लाइफ हमारी हो जाएगी। जो थोड़े बहुत अमीर थे, ठीक है, जिनके पास पैसे भी थे, अब उनकी सेविंग्स भी डिमिनिश हो गई थी, तो उनको लगा था कि अब जो थोड़ी बहुत भी सेविंग्स है ना हमारी, वो भी अब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके हमारी जो कंडीशन है एकदम लो क्लास हो जाएगी। तो ये फियर भी रहने लग गया था, ठीक है। अब लोगों का जो पीजेंट्स थे बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा उनके प्राइजेस, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइजेस ही कम हो गए थे। सो प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन हैड चेंज द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ जर्मनी। अब इकोनॉमिक डिप्रेशन ने भी पॉलिटिकल स्फेयर जो था जर्मनी का उसको चेंज किया। अब वेमर रिपब्लिक कुछ भी नहीं कर रही थी, द वेमर रिपब्लिक सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन। क्या कोई भी सोल्यूशन नहीं दे रही थी कि इकोनॉमी इतनी वर्स्ट होते जा रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो हम जॉब प्रोवाइड करें, या इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं था वेमर रिपब्लिक के पास। और ऐसा क्यों? द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था वेमर रिपब्लिक के कुछ डिफेक्ट्स थे। तो क्या थे ये डिफेक्ट्स? पहला था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज दिस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? नो पार्टी कैन अचीव फुल सपोर्ट कोalition गवर्नमेंट। कोई वेमर रिपब्लिक में, अब ठीक है, मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी को लेके था, बट यहाँ पे जो पार्टी थी वो क्या थी, फुल सपोर्ट किसी को भी नहीं था, किसी को 20%, किसी को 30%। कोalition गवर्नमेंट का टर्म आपको पता है क्या होता है? जब बहुत सारी छोटी छोटी गवर्नमेंट पार्टीज मिलके एक गवर्नमेंट, मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाती है, दैट इज नोन एज कोalition गवर्नमेंट। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, कोई भी पार्टी के पास फुल मेजॉरिटी नहीं थी, ठीक है। और नेक्स्ट आर्टिकल 48, जो सेकंड इनहेरेंट डिफेक्ट था वो क्या था? आर्टिकल 48। ना ये आर्टिकल 48 क्या था? ये आर्टिकल 48 वहां के प्रेसिडेंट को ये पावर देता था कि आप इमरजेंसी कभी भी इम्पोज कर सकते हो, और सिविल राइट्स जो है लोगों के, वो सिविल राइट्स और रूल ऑफ डिक्री जो भी है वो आप एक ले सकते हो इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट के पास ये वाली पावर थी, ठीक है। तो ये दोनों ही जो थे बहुत ज्यादा इनहेरेंट डिफेक्ट थे वेमर कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। वेमर रिपब्लिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसका ये डिफेक्ट था, इनहेरेंट डिफेक्ट था। तो ऐसी जब सिचुएशन आ रही थी, अब देखो बेटा, ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ, उस टाइम पे वेमर रिपब्लिक ने 20 डिफरेंट कैबिनेट्स आए थे। कितना एवरेज? ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, एक साल का भी टाइम नहीं हुआ था। 239 डेज में जो है 29 डिफरेंट कैबिनेट्स आए थे। और जो आप आर्टिकल 48 का बहुत ही लिबरली यूज कर रहा था प्रेसिडेंट, ठीक है। जब मन आया उसने बोल दिया कि इमरजेंसी लगा दो। हमारे इंडिया में भी इमरजेंसी लगी है, बट ऐसे नहीं, उसका इस 239 डेज के अंदर उसने बहुत बार इमरजेंसीज लगा दी थी। तो ये जो लोग थे, जर्मन पीपल थे, दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्रीज, ठीक है। उन्होंने जो ये डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ठीक है, कि उससे उनको उस पे कोई भरोसा ही नहीं था कि नहीं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, इससे हमारी कंट्री जो है बिल्कुल भी क्या है, सही नहीं होने वाली है। So this is all about the years of depression and how it impacted the Germany. Okay, so this is all about today. In our next class, we will discuss our next topic, and that is हिटलर्स राइज टू पावर। ओके, अभी तक तो हमने सारा बैकग्राउंड ही देखा है, हिटलर को तो अभी तक देखा ही नहीं कि हिटलर कब आया, कैसे आया और क्या काम किया। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू फॉर